सिर्फ ये सेशन लाइव होके सिर्फ ओवरव्यू में सोचना। ओके, बस हम कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बस 2 to 3 मिनट्स फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हैं सर सामने। ओके सर, ओके सर, श्योर। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वो लास्ट टाइम का रिव्यू देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक डाटा पे हम वर्क कर रहे थे कि हाउसिंग के जो हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी थी, उस पर हमने एक मॉडल ट्रेन किया था। तो लास्ट टाइम हमने मॉडल ट्रेन करके देखा था कि किस तरह हमने उसके लिए क्या क्या डाटा को किस तरह सेट करना है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट फीचर्स में कैसे उसे ब्रेक डाउन करना है, और उसमें से जो स्ट्रिंग की वैल्यूज थी उनको इंटीजर्स की वैल्यूज में कैसे लेना है ताकि मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। और हमने प्रिडिक्शन भी की थी। और आज का जो हम काम करने जा रहे हैं कि हमने यूजर से इनपुट लेके ना उस पे मॉडल को वो इनपुट देनी है एज अ टेस्ट इनपुट, और फिर उस पे हमने अपने मॉडल से ना आउटपुट लेनी है कि क्या डाटा प्रिडिक्ट करता है हमारे पास। ना आज का असल में ये वर्क था। तो लास्ट टाइम अगर किसी को कोई जो मैंने समझाया था उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ ना समझ लगी हो तो आप लोग पूछ लें। लास्ट टाइम हमने यहीं पे छोड़ा था जहाँ पे हमने ना मॉडल यहाँ तक ट्रेन कर लिया था। तो अब मैं अगेन, यहाँ तो मैंने सोचा लिखने से पहले यहीं से आगे से इनपुट कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि अगेन लिखा तो वो टाइम लग जाना है। अगर आप लोग कहते हैं तो अगेन दोबारा से ये सारा प्रोसीजर कर लेते हैं। ये थी जो डाटा CSV फाइल थी मेरे पास, जिससे हमने जो एज हमने डाटा सेट लिया हुआ है। इसको सबसे पहले एक लैब पे अपलोड कर देना था। देन वी विल कंटिन्यू। लेट्स चेक वर्क और नॉट। इट इज वर्किंग। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यूजर से इनपुट लेनी है ना, तो मतलब कि हम प्रिडिक्शन करने से पहले लेंगे, मतलब जब मॉडल ट्रेन हो चुका है उसके बाद हमने प्रिडिक्शन करनी है, उसके बाद ही हम यूजर से इनपुट लेंगे, या हम पहले ले सकते हैं, डेट्स डजेंट मैटर, आप पे डिपेंड करते हैं। और सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमने जैसा आपको बताया था कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं वो हमारे पास एज अ 2D एरे में होते हैं। तो मतलब कि हमें इनपुट लेके उसको पहले 2D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मॉडल उसके साथ रिलायबल हो और वो प्रिडिक्शन कर सके हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक डिक्शनरी बना लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने एक वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करानी है, मतलब कि एरिया के अगेंस्ट उसकी वैल्यू इनपुट लेनी है हमने। तो हम इसलिए
यहाँ पे ना एक डिक्शनरी टाइप बना देते हैं ताकि हमारे पास वो अगेंस्ट आ जाए उसके वैल्यूज, हम उसको के एरिया के अगेंस्ट उसका एरिया हम इनपुट ले सकें, और स्टोरीज के अगेंस्ट उसका स्टोरीज इनपुट ले सकें, और फिर लास्ट में हम उसको 2D एरे में कन्वर्ट कर देंगे पैंडास को यूज करते हुए। यूजर डाटा ले लिया हमने, यूजर इनपुट ऐसा डिक्शनरी ली मैंने। और अब सबसे पहले एक प्रिंट करवा देते हैं, स्टार्ट कमांड करते हैं कि इंटरव्यूअर डाटा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी टू इंटरप्ट। लेकिन सर मैंने आपसे पूछना था कि लास्ट वीक का जो हमने काम किया था, ये आप उसके आगे कर रहे हैं या आप फिर स्टार्ट से उसी सेम डेटा पे हाउसिंग वाले पे काम कर रहे हैं? उसके आगे से हमने कंटिन्यू किया है जो लास्ट टाइम जहाँ हमने छोड़ा था जी। ना। लास्ट टाइम हमने टेस्ट डाटा पे अपने मॉडल को चेक किया था, लेकिन हम जी। अब जो आज काम कर रहे हैं हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि जो डाटा यूजर इंटर करे ना खुद से रैंडमली डाटा, उसके अकॉर्डिंगली मॉडल प्रिडिक्शन करे। तो सर आपने लाइक ऊपर से जो शुरू किया है इंपोर्ट पैंडास एंड एसपीटी, यहाँ से लेके नीचे तक आप इसको जस्ट लाइक वन कोड की तरह हम कर रहे हैं, एक ही बार बस कोड लिख के एक ही बार उसे रन कर देंगे? जी जी, ऐसा वन कोड कर रहे हैं, लास्ट टाइम यहीं पे हमने छोड़ा था ना, मतलब कि ये इतना जी। काम तो लास्ट टाइम कर लिया था ये जी सारा। की जी किया था। जी। जी तो फिर मैंने अगर अब मैं अगर अगेन ये काम करता हूँ तो थोड़ा टाइम में ज़्यादा लग जाएगा, जी जी नहीं क्योंकि जो सही। लास्ट टाइम मैं समझा चुका था तो मैंने सोचा इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, ये इसी का हिस्सा है जो मैं आज करवा रहा हूँ। तो सर मेरा ये मीनिंग है कि इसको हम सबको एज अ वन कोड भी, ये ऊपर से नीचे तक वन कोड लिख के और फिर एक ही बार रन कर दें, वो भी ठीक है? या नहीं, थोड़ा थोड़ा करके और फिर रन करके देखते जाएं और साथ साथ करते जाएं? नहीं नहीं, वो साथ साथ ब्रेक डाउन इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई पीछे हमने जो कोड लिख दिया उसमें मिस्टेक आ रही है ना, तो वो हमें जी पता चल जाए। जैसे कि सिंपल डाटा लोड करने के बाद आपने जी कोड रन जी करके देख लिया कि डाटा लोड जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अगर साथ ठीक साथ है। करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ये सर। बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे डीबगिंग करते हैं ना एरर ठीक। देखने के लिए, तो इसी तरह आप साथ साथ करते जाएं, वैलिडेट करते जाएंगे जितना आपने कोड लिख लिया है वो सही भी है कि नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। नो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट लेते हैं हम यूजर से। यूजर यूजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा सेट में आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ना पहले एरिया आ रहा था, हमने वो एरिया ले लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एरिया की वैल्यू ले लेते हैं। एरिया के अगेंस्ट एरिया हमारा ना इंटीजर टाइप में भी फ्लोट टाइप में था हमारा, मतलब कि पॉइंट्स में था, तो हम जब यूजर से इनपुट लेनी है तो वो फ्लोट टाइप में ही हम लेते हैं, तो फ्लोट टाइप में लेके इनपुट ले लेते हैं यूजर से। एरिया योर हाउस, दैट्स इट। एरिया के बाद हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स है, तो अब उनको ले लेते हैं बेडरूम। और वो हमारे पास इंटीजर फ्लोट में थे, मतलब कि 1 2 एंड 3, उसके लिए हमें फ्लोट की जरूरत नहीं पड़नी क्योंकि फ्लोट में नहीं थे। जी सर। इसी आगे क्या आता था बेडरूम के बाद, एक मिनट में डेटा सेट, एरिया से बेडरूम से बाथरूम्स एंड स्टोरेज। ओके, बाथरूम्स ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर बेडरूम ऊपर चला जाए या बाथरूम नीचे आ जाए ना, ये हमने आगे जाके सेट कर लेना है, आप रैंडमली किसी तरह भी वैल्यूज ले सकते हैं, ये बाद में हम इसको सेट कर लेंगे इंडेक्स के लिहाज से, जो हमारा ऊपर इंडेक्स है जिसपे हमारा डाटा सेट पहले से पड़ा हुआ है। ठीक सर। ये भी हमारे पास इंटीजर टाइप में आते हैं क्योंकि ये भी काउंटिंग थी 1 2 3 एंड 4। लेट्स सी bathrooms and next stories। इंटीजर में था हमारे पास।
एंड नेक्स्ट, अभी ये जो स्टेप था ना, इसमें उसने हमारे पास पूछा था, जब स्टोरीज के बाद ना उसने हमारे पास पूछा था कि आपका घर मेन रोड पे है कि नहीं। हमारा डेटा सेट इसके अकॉर्डिंगली रेडी था, कि मतलब कि उसने हमसे पूछना था कि मेन रोड पे रेडी है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे उससे स्ट्रिंग जो लेंगे, तो वो तो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। तो नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम मैंने आपको एक कमांड बताई थी, याद करें, कि हम स्ट्रिंग के साथ अपना डाटा ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो बाकी डाटा सेट है या जो हमारी प्रिडिक्शन है वो इंटीजर में है। तो हम स्ट्रिंग के साथ उसको कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, कोई बताना चाहेगा? सर वो हमने डमीज मैट्रिसेस वाला किया था, जो कि पांडा लाइब्रेरी से हम उसको लेते थे। सर वो हम डमीज लेते थे ना, डमीज और जी। मैट्रिसेस की टर्म थी उसमें, मुझे ये याद आ रहा है सर। एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, डमी जोन है हमारे पास, उसने यस और नो को तो 0 1 में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वाली कमांड थी, फर्निश था घर, फर्निश ने सेमी फर्निश था या नॉन फर्निश था, तो उसमें डमी ने क्या किया था, ये कोई बता सकता है? मतलब कि जो यस और नो था उसमें तो उसने 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। फिर वो उस पे वर्क नहीं कर सकता था ना, मतलब कि जो आपकी स्ट्रिंग जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी वैल्यूज, तो उस पे तो सर वो इम्प्लीकेबल नहीं था ना, वो सिर्फ यस और नो के लिए, लाइक इस तरह के डेटा के लिए, लाइक हम उस वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। तो उसने वर्क किया तो था हमारे पास उस पे भी, फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड पे भी। सॉरी, मे बी आई मिस दैट पार्ट। ओके। तो मतलब लास्ट टाइम जब हमने कोड रन किया था, तो उसमें एरर तो नहीं आया था ना उसका? मतलब कि जब हमने एज अ होल डाटा को उठाया था, हमने कौन सा उस कॉलम को उसमें से रिमूव कर दिया था या ड्रॉप कर दिया था? फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड वाला ये सर कॉलम भी हमारे पास एरर मौजूद नहीं था। आया था इसमें जी सर। तो उसने उस टाइम पता क्या किया था, कि जब डेटा सेट हमारे पास अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, मतलब 2 से 3 एलिमेंट्स पे आ जाता है, या उसकी डिवीजन 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, जैसे फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, नॉन फर्निश्ड, तो वो 0 1 एंड 2 में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ओके सर, 0 1, ठीक है। ओके, नो थैंक यू सर। प्रॉब्लम। यस और ये हमने यूजर से जब इनपुट ले ली ना, स्ट्रिंग के थ्रू इनपुट ले ली, स्ट्रिंग के लिए हमें ज्यादातर उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इनपुट लेते हैं कि ये आपने स्ट्रिंग टाइप लेनी है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप ही लेता है। तो हमने ना इसके बाद डॉट लोयर की कमांड लगा देनी, ताकि जो हमारे पास इनपुट, अगर वो कैपिटल लेटर में भी यूजर लिखता है ना, यस और नो लिखता है, तो हमारे पास लोअर में आई, क्योंकि हमने लोअर वैल्यूज को फिर डमीज में चेंज कर देना। हमारा डाटा सेट भी इसके अकॉर्डिंगली था कि उसके अंदर लोअर्स वैल्यू थी। तो अगर कोई कर भी देता है ना कि लार्ज वैल्यूज भी लिख देता है, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग की कमांड के थ्रू वो लोअर्स वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास। मेन रोड के बाद हमारे पास आती थी, लेट मी सी, आप में से अगर किसी के पास ये डेटा सेट है तो क्या आप असिस्ट कर सकते हैं मुझे? बार बार वो मुझे देखना पड़ा यहाँ के, गेस्ट रूम, बेसमेंट एंड हॉट वाटर। गेस्ट रूम, गेस्ट रूम में भी उसने हमसे पूछा था कि आपका गेस्ट रूम है कि नहीं है। गेस्ट रूम के बाद फिर उसने बेसमेंट की सेम चीज़ पूछी थी कि बेसमेंट है। हाँ सर, आपका मीनिंग है, कॉलम आपको बता दें? जी जी, जैसे कि ये जा रहे मुझे हैं ना, बाथरूम, जी बेडरूम, स्टोरेज, मेन रोड, बेसमेंट, ये सर, वाले। मैंने चैट में ऐड किए हैं। ना वैसे आप साथ साथ माइक ऑन करके बताते जाएं वो, वरना ओ तो मैं इधर से सीख लूंगा। ओ ओके। बेसमेंट के लिए हो गया अब हॉट वाटर में।
अब एयर कंडीशनर का उसने पूछा सर था कि एयर जी, कंडीशनिंग नेक्स्ट है। एयर कंडीशनिंग है। ओके, थैंक यू। जी, देन पार्किंग। नेक्स्ट कौन से? नेक्स्ट पार्किंग। पार्किंग, पार्किंग इन टीचर में आएंगे, ओके। नेक्स्ट वन। सो इसके बाद प्री आई डोंट नो सर, प्रीफेयर प्रिफर्ड और एरिया। प्रीफेयर या सर ये क्या चीज़ है? ये प्रेफर्ड एरिया मतलब कि जो मार्केट के करीब, जैसे देखा होगा ना कि मेन रोड पे इलाके होते हैं या जो मेन जी इलाके होते हैं, उनकी जगह जी, का रेट और होता है, और जो दूसरे देहाती तरफ चले जाते हैं इलाके, उनका रेट और होता है। प्रीफर्ड एरिया मतलब कि जहाँ लोगों का रश वगैरह ज्यादा हो, यहाँ हजूम ज्यादा रहता हो, ठीक एक ठीक प्रेफर्ड सर, एरिया है। थैंक यू। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में उसने पूछा था कि आपके पास यस और नो नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसको मैं चेक कर लेती हूँ सर। सर एयर कंडीशन वाली की वो उसके इनपुट भी चेंज करनी है। इसकी लाइन नंबर 25, उसकी इनपुट जो है, एयर कंडीशनिंग आगे लिखा हुआ योर हाउस इज नियर मेन रोड, ओके यस ओके और ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक सो फर्निश्ड वाला रह गया अब। सर एक ही रह गया, फर्निशिंग स्टेटस। स्टेटस इनपुट। योर हाउस इज सेमी फर्निश्ड एंड लास्ट पे फर्निश्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आगे काम करते हैं। अब हमने सबसे पहले, हमारे पास डिक्शनरी तो आ गई। अब सिर्फ हमने ये करना है कि इसको हमने चेंज करना है, टू डी एरे में चेंज करना है हमने इसे। तो उसके लिए सिंपल हम ईडी की कमांड यूज करेंगे, डाटा फ्रेम। ये उसकी बिल्डिंग कमांड है, डाटा फ्रेम। ये हमारे पास उसको उसमें चेंज करवा देगी टू डी एरे में। जहाँ हमारे पास डाटा होगा वो टू डी एरे की फॉर्म में आ जाएगा। सर ये वाला स्टेप हम किस लिए कर रहे हैं? ये ये मैंने वो शुरू में बताया था कि एक चीज के हमारे पास जो हमने इंडिपेंडेंट डाटा लेना ना, मतलब कि जो हमारे पास एक्स जी था, वो जी, हमने हमेशा से टू डी में लिया था। हमने देखा ठीक, था कि वन डी पे वर्क नहीं कर रहा, ना थ्री डी में कर जी रहा है। तो जी हम उसको, जब थ्री डी में डाटा आता है या वन डी में डाटा आता है, तो हम उसको पहले टू डी में कन्वर्ट करते हैं। जी तो ये बेसिकली स्टेप ये उसमें टू डी में कन्वर्ट करा है हमारे पास डाटा को। जो हमने यूजर्स इनपुट लिए ना, ये वाले, जी ये हम सर, एज अ टू डी एरे नहीं है हमारे पास। तो इस ओके कमांड के ठीक, थ्रू हमने पहले उसे टू डी में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा मॉडल इस पे वर्क कर सके। ओके सर, थैंक यू।
अब सिंपल वही कमांड करनी है उसमें हमारे पास, जैसे जो डमीज की कमांड हमने लास्ट टाइम यूज की थी, क्योंकि हमारे पास यस और नो भी था, तो हमने उसको सिंपली कन्वर्ट करना है। अपने जो यूजर से इनपुट लिया ना उसका यस नो भी हमने अपने कन्वर्ट करना है उसमें 0 1 की फॉर्म में। तो उसके लिए पीडी डॉट गेट डमीज की कमांड की हमारी यस। डमीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर डाटा, अब ये स्टेप आपने ना ध्यान से देखते हैं, ये भी ना पांडास की एक कमांड है, री इंडेक्स की कमांड है ये। अब ये आपने देखना ये करती क्या है, हमारे पास री इंडेक्स, री इंडेक्स, इसमें हमने सबसे पहले देना है कॉलम्स जिसके अकॉर्डिंगली हमने ना अपने डाटा को री इंडेक्स करवाना है। मतलब कि ये यूजर इनपुट तो वैसे तो हमने उसी अरेंजमेंट से लिया जिस हिसाब से डाटा सेट में थी, लेकिन अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, बेसमेंट ऊपर कर दें, बेडरूम्स नीचे ले आए, एरिया कहीं नीचे ले आए, तो इस कमांड के थ्रू हमने उसका इंडेक्स पहले सेट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एरिया आएगा, फिर बेडरूम बाथरूम, जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, मॉडल तक पहुंचने से पहले उस अरेंजमेंट को आपने इससे लिहाज से अरेंज करना है कि हमारे पास जो ये डाटा ना ये वाला एक्स में जो हमने लिया था, एक्स में जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फीचर था, इसके कॉलम और उसके कॉलम सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं आप ठीक लोग? सर। जी। ओके। तो सिंपल इसलिए हमने ये इंडेक्स कमांड यूज करनी है यहाँ, हमने उसको रीइंडेक्स करवाना है अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कॉलम्स ले लेंगे। कॉलम्स में हमने उनको बताना है कि हमने ना कॉलम्स किसके लेने हैं, हमारे पास जो एक्स डाटा सेट था उसके हमने कॉलम्स लेने हैं ना, तो एक्स डॉट LUMNS कॉलम्स, एक्स के कॉलम्स ले लिए। एंड अगर कोई डाटा सेट में अगर ये एडिशनल कमांड है, आप ये नाम भी यूज करें तो चल जाना है, अगर उसमें कोई वैल्यूज है मतलब कि जो एम्प्टी है, मतलब कि डाटा सेट में बाजूकात आता है, इसमें तो नहीं है लेकिन डाटा सेट में बाजूकात होता है, कुछ वैल्यूज एम्प्टी होती है, जैसे कि बाकी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं लेकिन जो प्राइस की एक वैल्यू थी उस लाइन में, उस होल लाइन में वो मिसिंग थी। तो इस तरह ये फिल वैल्यूज होती है, ऑटोमेटिकली उसको ना जीरो वैल्यू फिल कर देता है ताकि मॉडल एरर ना दे हमारे पास। फिल वैल्यू आप जहाँ यहाँ जो करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को फिल कर देगा, जो एम्प्टी होगी हमारे पास डाटा सेट में, हमारे पास लिखा ही नहीं होगा, तो उसको फिल कर देगा जीरो के साथ। ओके, यहाँ तक आप लोगों को लगी समझ? यस सर। जी सर। ओके। अब सिंपली प्रिडिक्शन करवानी है हमने मॉडल से। y predict is equal to model predict, प्रिंट करवा लेंगे मॉडल से। फर्स्ट ऑफ ऑल रन करके देखिए, आपके पास डाटा सेट ओपन था, आप मुझे वहां से वैल्यूज किसी भी लिखवा दे कि ताकि हमें पता चल जाए ना कि मॉडल कितना हमें वैल्यूज एक्यूरेट दे रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज में। तो आपको ये एक कॉलम पकड़ लें, उसकी वैल्यूज मुझे आप लिखवा देते हैं साथ साथ, आप में से कोई भी एक रो। यस सर, मैं लिखवाऊँ ये अभी एक रो की लिखवाऊँ सर जी जी, पहले? एक रो की फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एरिया। तो सबसे पहले सर एरिया या अच्छा ओके प्राइस नहीं सर, ये है 7,420, 7,420। 7 4 20। ओके। नंबर ऑफ बेडरूम्स। ओके सर, नंबर ऑफ बेड्स, 4। बेडरूम है 4, 4। ओके। बाथरूम्स 2, bathrooms 2। नंबर ऑफ स्टोरीज 3। 3। मेन रोड के पास है कि नहीं?
यस यस। सर। यस। यस। यस फ्रॉम। नो। नो। बेसमेंट। नो। नो। बेसमेंट नो। और अपार्टमेंट। नो। एयर कंडीशनिंग। यस। ओके। नंबर ऑफ पार्किंग। पार्किंग टू। एक टू। यस जी टू। सर। एंड प्रिफर्ड एरिया और नॉट। यस। यस। यस ओके दैट्स इट। एंड देन फर्निश्ड। तो ये ऑलमोस्ट 10K का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ये 75 का है, किसने प्रिडिक्ट किया है? 1 2। तो वो जो उसके उसी कॉलम में प्राइस कॉलम देखें उसने कितनी वैल्यूज दी हुई है वहाँ। सर प्राइस ये इसकी है 133 और कितने, फाइव ओके वो जीरो ठीक है ओके ओके ओके। मतलब कि जी। ऑलमोस्ट 25 का डिफरेंस आ रहा है। ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी ना मॉडल की, इसलिए ऑलमोस्ट जब वैल्यूज जितनी जितनी इंक्रीज करते जाएंगे ना कि मॉडल की एक्यूरेसी उतनी उतनी थोड़ी सी कम होती जाएगी। मतलब अगर यही वैल्यूज हमारे पास राउंड अबाउट 50 की होती तो यहाँ आपके पास डिफरेंस आना था 7 to 8K का। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो गई, हमारे पास 1 करोड़ में चली गई है वो। 1 करोड़ 33 लाख था ना, तो वैल्यू का डिफरेंस उसमें हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं कि मीन स्क्वायर एरर जो आ रहा है हमारे पास वो ये हो गया। क्योंकि मॉडल जब हम रियल टाइम डाटा सेट पे वर्क करते हैं ना तो 100% एक्यूरेट करना ये तो इम्पॉसिबल सा काम है। लेकिन उसके अराउंड अबाउट वैल्यूज आती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितनी हद तक उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि उसके ज्यादा करीब तक वैल्यूज चलती जाए। दैट्स क्लियर। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर मतलब कि हमें इसमें अभी ज्यादा वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी। एक्यूरेसी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कि जितनी बड़ी प्रिडिक्शन होगी ना उतनी इसकी एक्यूरेसी कम होगी। में ये वर्क आता है ना जब हम मॉडल के साथ वर्क कर रहे होते हैं, जो मेन काम होता है मॉडल ट्रेन तो हो जाता है, जैसे ये हमारे पास ट्रेन हो गया। लेकिन जो मेन टास्क होता है या जो मुश्किल काम होता है वो होता है मॉडल को ऑप्टिमाइज करना। कितनी ऑप्टिमाइजेशन कर जाता है वो। ये बेसिकली काम होता है आपका, और यही आपकी वो कोडिंग और लॉजिकल स्किल्स है जो यहाँ काम आती है। मतलब कि मॉडल ट्रेन करना तो ऐसा डिफिकल्ट काम कोई नहीं है, सिंपल उसकी सीधे 4 लाइन्स की कमांड लिख के आप चलते हैं। अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर लगता है तो यहाँ लगता है कि जब डाटा सेट को हमने अरेंज करना होता है, या वहाँ लगता है कि मॉडल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। यही वो असल में वो आपकी स्किल है डेटा साइंस की, जिस पर आपने वर्क करना है एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। आपने मॉडल को सिंपल ट्रेन करके छोड़ नहीं देना, मॉडल को जिस हद तक वो ऑप्टिमाइज हो सकता है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन के भी बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं, आपको जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आपको कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे कि ऑप्टिमाइज किससे किस तरह किया जाता है, किस तरह का डाटा होता है, किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसके साथ। तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सीखते हुए, लेकिन आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जी सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने जवाब दे दिया। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, वरना इसको छोड़ के ना आगे हमने मल्टीपल रिग्रेशन कंटिन्यू करना है। तो उसका आज आपको इंट्रोडक्शन देके अगर टाइम मिला तो वो भी हम ना उस पर मॉडल ट्रेन कर लेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन का ही आगे हिस्सा है। एल्गोरिथम असल में यही है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस हैं उसमें और इसमें। तो इससे लीनियर रिग्रेशन तक इससे पीछे जितने भी वीक्स में हमने काम किया है इसमें कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर फिलहाल तो क्लियर है, मैं थोड़ा काम करूंगी तो फिर स्टक हुई तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ओके okay, जी थैंक यू। बाकी सब कम क्लियर है, चलिए ठीक है फिर हम मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ आते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन
इसमें लीनियर रिग्रेशन में ना बस थोड़ा सा फर्क है। अब डिफरेंस असल में हमारे पास ये आता है कि लीनियर रिग्रेशन में हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, मतलब कि एक्स लिया था, वो हमारे पास एक वैल्यू थी। मतलब कि हम सिंपली एक एक्स की वैल्यू पुट करते थे, हमारे पास वाई प्रिडिक्शन कर देता था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है ना, इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मल्टीपल वैल्यूज हैं, और वो जो सी हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, वो इस तरह से लिंक की होंगी कि एक्स की वन वैल्यू डिपेंड कर रही होगी हमारे पास दूसरे एक्स पे। मतलब कि उसका वाई के साथ चक्कर नहीं होगा। मतलब कि जो हमारे पास हम सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किसी ना किसी तरह लिंक कर रही होगी, उसका आपस में लिंक होगा। उसको एज इट होल हमने एक उठाना है, एक एक्स के तौर पर उठाना है, फिर उससे प्रिडिक्शन करवानी है। अब अगर सिंपली मैं इसकी एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह से समझ लें आप कि हमारे पास कार की हमने ना स्पीड टेस्टिंग कर रहे हैं। एक कार है, वो कितनी तेज भाग सकती है। हमने सबसे पहले करना है कि उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा, मतलब कि कार पे अगर स्पीड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, उसके वेट का। जितना कम वेट होगा उसकी स्पीड उतनी तेज होगी। अब वेट डिपेंड, वाई डिपेंड करे हमारे पास जो स्पीड है, जो हमारे पास प्रिडिक्शन है, वो डिपेंड करिए हमारे पास किस चीज पे, वेट पे। अब वेट भी एक चीज पे डिपेंड कर रहा है साथ। वेट डिपेंड कर रहा है कार के वॉल्यूम पे, कार का जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका वेट उतना ही ज्यादा होगा। अब हमारी प्रिडिक्शन का वॉल्यूम के साथ रिलेशन नहीं, स्पीड का वॉल्यूम के साथ नहीं, स्पीड का वेट के साथ रिलेशन है, वेट का रिलेशन है हमारे साथ उसके वॉल्यूम के साथ। तो जो हमारे पास इसमें वॉल्यूम होगा और उसका वेट होगा, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मतलब कि एक्स वन और एक्स टू होगा। और जो हमारे पास प्रिडिक्शन होगी कार की स्पीड, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। सेपरेट इफेक्ट नहीं होगा इनका। इसी पॉइंट पे आके ये मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास लीनियर रिग्रेशन से हट जाती है। मतलब कि लीनियर रिग्रेशन हमारे पास जो थी, वो हमारे पास एक वैल्यू पे आउटपुट ले रही थी, उसके लिए हमने सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी थी हमें। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन एज अ कंबाइन होल इन दो वैल्यूज को उठाती है और इस पे मॉडल को ट्रेन करती है। यही बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन में और लीनियर रिग्रेशन में। मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं, लेकिन लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। तो लेकिन इसी सर से आप, आप, जी तो सर मेन डिफरेंस आप कह रहे हैं कि लास्ट जो हमने किया था रिग्रेशन, तो उसमें आ, एक ही वाई था, और इसमें जो है मोर देन वन वाई मैं कहूँ। नो 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 नो, नो। गटमट कर दूँ। ओके लेट, आ, मैं फॉर्मूला ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं में इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगी, ये जी जी डिपेंडेंट ज्यादा होगी, इंडिपेंडेंट, समझ नहीं। वही जी वही मैं भी समझ रही हूँ कि इंडिपेंडेंट। लाइक सर लास्ट जो हमने किया था उसमें तो सर वाई की एक ही वैल्यू थी ना, वो प्राइस था वो। और इसमें भी y की वैल्यू एक ही होगी हमारे पास। बस ये फॉर्मूला में चेंज यहाँ आ रहा है कि हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, वो हमने मल्टीपल लिए हुए हैं। मतलब कि एक्स वन एक्स टू पे डिपेंड कर रहा है, जबकि y हमारा उस x पे एक्स वन पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वन अगेंस्ट एक्स टू पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा वही लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला एम एक्स एम एक्स प्लस सी था। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने एम एक्स वन लिया, अब यहाँ एम एक्स टू ले लिया हमने। सिंपल ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। मल्टीपल रिग्रेशन यहाँ डिफाइन करा है कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो लिए। गॉट माई पॉइंट। मतलब एक्स जो थे ना हमारे पास, पहले क्या आ रहा था कि एक्स हमने एक एक्स लिया था एम एक्स प्लस सी, तो एक्स की वैल्यू पुट करते थे, हमें वाई मिल जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो गई, इंडिपेंडेंट फीचर ज्यादा हो गए, वाई हमारे पास डिपेंड कर रहा है एक्स वन पे, और इन रिटर्न एक्स वन भी एक चीज पे डिपेंड कर रहा है एक्स टू पे। अगर इसमें डाटा सेट सॉरी, इंक्रीज करते जाएंगे तो कोई, जी जी। सॉरी सर, लास्ट टाइम पे हम कर रहे थे तो हमारे पास वाई जो था सिर्फ प्राइस था, और बाकी जितने वेरिएबल थे वो एक्स थे। लाइक एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरीज और वो सब, वो हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल थे। और अब आप कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि वाई अभी भी एक ही वो है, लाइक एक ही वेरिएबल है उसमें। जी जी वाई एक ही है। लेट मी जी, क्लियर दिस थिंग। आप इसको कंफ्यूज कर रही हैं, हमने जो सारी चीजें ली थी ना, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरीज, मेन रोड। ये तो अब सर आप इसमें एक्स थे रिलेशन हमारे। बनाएं। जी। आप इसमें ना एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें। क्या जी। घर का एरिया डिपेंड करता है कि हमारे घर में कितने बेडरूम्स होंगे?
कोई रिलेशन बनता है इसका, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे ना ये। ये एक रैंडमली वैल्यूज थी हमारे पास। एम आई रॉन्ग और राइट? सर सर डिपेंड लेकिन तो ये, करता है ना कि एरिया जितने जितना एरिया होगा उसी हिसाब से रूम्स होंगे। जी, और सर ये चलो। सब एक्स की ही हमारे पास वैल्यूज थी ना, लाइक ये सारे वेरिएबल जितने हैं ये सब एक्स कंसीडर हो रहे थे ना, और सिर्फ प्राइस वाई था उस वक्त। जी जी, एक्स एज अ होल लिया था हमने इन सबको, हमने इनको जी सेपरेट नहीं लिया था, ना ही हमने इनका कोई रिलेशन बना था। मतलब कि अगर किसी घर का 2 मरले का घर है, एग्जाम्पल के तौर पर, किसी घर में 1 बेडरूम है, किसी के 4 बेडरूम आ जाते हैं, किसी के 3 बेडरूम आ जाते हैं, तो इसमें कहाँ रिलेशन बन रहा है? मतलब कि हमारे पास इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा उसका। नंबर ऑफ बेडरूम्स का एरिया के साथ कोई, कहीं दूर जाके अगर देखें तो शायद कोई रिलेशन आता हो, लेकिन एरिया पे दो डिपेंड मरले नहीं के करता घर कि में कितने चार नंबर ऑफ बेडरूम बेडरूम्स कैसे हो होंगे। सकते हैं सर? जी, 2 मरले के घर में 4 बेडरूम सर कैसे हो सकते हैं? अगर आप पुट करना चाहें, मतलब कि रैंडमली पुट कर दे, एक ही घर हो, 2 मरले का घर हो सिंपल, तो उसमें बेडरूम आप रख सकते हैं, कमरे ना बनाए आप। ओके सर। ये चीज है ना, मतलब कि अगर हम अगर खुद बनाना चाहें रिलेशन, तो हम तो खुद तो जैसे मर्जी बना लें, लेकिन अगर डायरेक्ट को देखते हुए बनाए ना, तो इनमें कोई खास रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास। हमें मल्टीपल रिग्रेशन में भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपको अभी आगे वही बताऊंगा उनके साथ रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या करती है जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं ना। अगर इसी मॉडल का हम मल्टीपल में चेंज कर ट्रेन करते हैं ना, तो उसने नहीं होना था ट्रेन। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यूज मोर देन वन होती हैं, जबकि डिपेंडेंट वन ही होती है। जबकि जी जी लीनियर रिग्रेशन में जो है कि एक ही इंडिपेंडेंट होती है और एक ही डिपेंडेंट होती है। इज इट सो? जी 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 जी। ये हर चीज ना इसमें बेसमेंट इफेक्ट कर रही है, सिंपल जाके वाई को, प्राइस को, मेन रोड इफेक्ट कर रहा है जाके प्राइस को, स्टोरेज इफेक्ट कर रही है जाके प्राइस को। इसमें जितनी हर एक वैल्यू एरिया से लेके फर्निश तक जैसे ही चेंज होती जाएंगी ना, रैंडमली वैल्यूज आती जाएंगी, तो हमारे पास जो चीज इफेक्ट होगी वो हमारे पास वाई था। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में अब ये चीज देखें कि ये हमारे पास कार का वेट है, ये हमारे पास उसका वॉल्यूम है। हमने वॉल्यूम चेंज किया तो सबसे पहले जाके क्या चीज इफेक्ट होगी? वॉल्यूम चेंज करने से इफेक्ट पड़ेगा जाके इसके वेट पे। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब वेट इंक्रीज हो गया तो जाके इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्पीड पे। रिलेशन बन रहा है ना इसका साथ ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? मल्टीपल लीनियर से किस तरह डिफरेंट है? मल्टीपल रिग्रेशन और लीनियर में क्या डिफरेंस आ रहा है? सर वो ये आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो भी एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, कि एक डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, ऑल द वो दोज आर इंडिपेंडेंट। बट ये है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अगर इंक्रीज होता है विद द लिंक ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी जी, ये एज इट इज ये वैल्यू, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ गया। नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज होने से वेट पे इफेक्ट पड़ा है, वेट पे इफेक्ट पड़ने से उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ा है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल है आप लोग के, एक पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। उसका आईक्यू लेवल ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी तनख्वाह कितनी होगी, मतलब कि सैलरी कितनी है, ये इंडिपेंडेंट होगी इस चीज से कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो कितना भी जहीन है, उसकी जो क्या कहते हैं सैलरी होगी, वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन उसका आईक्यू लेवल डिपेंड करेगा उसके एक्सपीरियंस पे, उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा उसकी सैलरी पे। आईक्यू लेवल डायरेक्ट सैलरी को इफेक्ट नहीं कर सकता, आईक्यू लेवल इफेक्ट करेगा उसके एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस इफेक्ट करेगा उसकी सैलरी को। समझ रहे हैं आप लोग? वही ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इंटरलिंक्ड हैं और वो एक दूसरे पे, इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। और जब वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है कि एक रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशनशिप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए वो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को भी वो साथ में इफेक्ट कर रहा है। कुछ इस तरह से जी सर समझ रहे हैं? जी जी, एज इट इज एग्जैक्टली वैल्यू। इसकी एग्जाम्पल मैं दूं सर? जी जी, श्योर, या श्योर, बिल्कुल। सर ये बिल्कुल ऐसे हम ले सकते हैं ना, जैसे हम अगर हमें सपोज किसी भी चीज का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो हमें पता है कि हमें जो है उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो दोनों लेनी पड़ेंगी। हमें पता है कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
तो अगर मैं y में ले रही हूँ जो कि अननोन है y, और वो मेरा एरिया है, तो मुझे मेरे पास x और x1 होगा और x2 होगा, और वो दोनों आपस में उनका रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तभी वो है हम मुझे एरिया दे सकते हैं। अदरवाइज वो नहीं होंगे, मतलब कि वो मेरे पास दो अलग वेरिएबल हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और y फिर उन पर डिपेंडेंट है, उनकी वैल्यूज वो आपस में रिलेट करती हैं। जैसे सिंपली हम वो एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम थोड़ी सी भी, अगर मैं लेंथ इंक्रीज करूंगी तो उसकी विड्थ भी इफेक्ट होगी उससे। लेंथ से विड्थ का वैसे इतना, मतलब एग्जांपल आपकी अच्छी है, लेकिन वो लेंथ का विड्थ पे वो इफेक्ट नहीं पड़ता। वाई पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा लेंथ का, लेकिन उसका लेंथ का विड्थ के साथ रिलेशन इतना नहीं बन रहा ना। मतलब कि जब एक स्क्वायर आ जाता है या रेक्टेंगल आ जाता है, उसमें मतलब कि लेंथ आप इंक्रीज करते जाएं तो वो रेक्टेंगल की शेप में बनता जाएगा, विड्थ कांस्टेंट रख दें। सर एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, यस, एरिया पे इफेक्ट करेगी दोनों चीजें। जी जी, दोनों सेपरेटली जाके एरिया पे इफेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रही ना, उनका आपस में रिलेशन नहीं ओके। बन रहा। अगर कुछ इस तरह से होता है कि लेंथ इंक्रीज करने से हमारे पास विड्थ इंक्रीज हो रही है, और विड्थ इंक्रीज होने से हमारे पास जाके ना एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंक्रीज होगा, डेट्स ओके। अब हमने लेंथ कांस्टेंट करके विड्थ इंक्रीज कर दी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसका लेंथ पे और विड्थ के आपस में रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास। ओके समझ सर, नहीं मतलब आपकी सही बात? हो गया, ये एरिया के साथ हो रहा है लेकिन उनका आपस में रिलेशन नहीं बन रहा। जी, सेम एज इट इज इस केस में जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में किया है। गैस्ट्रो अगर नंबर तादाद ज्यादा है तो इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा हमारे पास जाके, उसके ना नंबर ऑफ स्टोरीज पे कोई इफेक्ट है, ना पार्किंग पे इफेक्ट है, ना फर्निश पे इफेक्ट है उसका। तो सर आप कह रहे थे कि लीनियर रिग्रेशन में आ, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मल्टी रिग्रेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जी जी। जी, और ऐसे ही। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। सॉरी क्या चीज? डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। जी जी, वो एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, ठीक। जी जी बिल्कुल। हाँ। ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं या सब क्लियर हो गया यहाँ तक? करिए ये आगे सर कंटिन्यू। क्लियर है, क्लियर है कंटिन्यू। सर। ओके, क्लियर है। लेट मी सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट स्लाइड। ये वही आईक्यू के एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था ना, ये सिंपल उन्होंने वही एग्जांपल देकर आपको मल्टीपल रिग्रेशन का समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ। कि एक पर्सन की आईक्यू लेवल डिपेंड नहीं करती कि उसकी सैलरी कितनी है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है उसकी सैलरी पे। आईक्यू लेवल डिपेंड करेगी उसके एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा उसकी जाके सैलरी पे। सिंपल ये वही एग्जाम्पल थी जो मैं आपको बता रहा था। ये वही है, ये उन्होंने उसको आगे एलेबोरेट किया हुआ है उसी एग्जाम्पल को सेम। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, ये डेटा उसका आ जाता है डाटा विजुअलाइजेशन का। अगर आप लोग कहें तो मल्टीपल रिग्रेशन में ना, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ना इन डाटा विजुअलाइज करवा के एक दफा दिखा दूं कि मल्टीपल रिग्रेशन किस तरह दिखता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कि इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो इस फील्ड के नहीं है ना डाटा विजुअलाइजेशन के, उसका मशीन लर्निंग के साथ रिलेशन तो नहीं होता, वो दो सेपरेट फील्ड हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लें तो मैं आपको वो करवा दूं साथ। फिर सर समझा दें। जी तो सर। करवा दें, समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए सही। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा उसका हमें हाँ फिर भी। ओके। जी आप लोग इस तरह करना कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना सी बॉन्ड जो है ना, उसको एक दफा आप लोग खुद अपने तौर पर विजिट करके आना कि सी बॉन्ड किस तरह वर्क करता है। सी बॉन्ड में आपको विजुअलाइजेशन मैं करवाऊंगा फिर इसकी। ठीक सर। सर सी बोर्ड आप कह रहे हैं? जी, जी सी बॉन्ड, SCABORNE। अच्छा, सी बोर्ड, ओके। ओके सर। सी बॉन्ड और मैटप्लॉट जो है ना, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं। मतलब कि मैटप्लॉट और सी बॉन्ड मिलके ग्राफ लोड इकट्ठा करते हैं। ये उनकी अब वर्किंग आपस में होती है। मैटप्लॉट का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसमें भी कैसे विजुअलाइजेशन करवाते हैं। जी तो सर, फर्स्ट ऑफ क्लियर सर। ऑल ये फॉर्मूला वही था हमारे पास, बस इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। अब मेन चीज जो इसमें हमारे पास एक चीज का डिफरेंस आ रहा है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ यहाँ पे, वो ये चीज है। फॉर्मूला बाकी वही है, एम एक्स प्लस वन, एम एक्स प्लस टू, और ये वही हमारे पास सी कांस्टेंट आ जाता है।
ये फॉर्मूलाज आप मुख्तलिफ शेप में आपको मिलता रहेगा, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ आपने यहाँ देखनी है कि ये ई आ रहा है एक हमारे पास ना, ई हमारे पास, इसमें ये एक चीज़ है कि हमारे पास ये एक ना एरर है। ये एरर किस चीज़ का है? अब ये चीज़ देखनी कि हमारे डेटा सेट में कुछ पॉइंट इस तरह के आ गए हैं कि जो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे, मतलब कि उनमें कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं बन रहा। सेम इसी तरह आप एग्जांपल एक समझे कि एक स्टूडेंट के पास ना सिर्फ 12 घंटे हैं, उसमें उसने पढ़ना और खेलना है। अब ये चीज आपने लिंक करना है, खेलने का टाइम ज्यादा होगा, उसके पढ़ने का टाइम इफेक्ट करेगा। पढ़ने का टाइम कम होगा, पढ़ने का टाइम उसका कम होगा तो इफेक्ट करेगा उसके रिजल्ट पे जाके, कि उसका रिजल्ट लूज होगा। अब सॉरी थोड़ा सा गला खराब था मेरा। तो आपने ये देखना है कि 12 घंटे ना, 12 में से वो कुछ टाइम खेलने को दे रहा है, कुछ अपना टाइम दे रहा है पढ़ने को। तो जाके इफेक्ट हो रहा है उसकी स्टडी पे, स्टडी हमारे पास वाई प्रिडिक्शन आ जाती है। अब किसी पॉइंट पे हमारे पास डाटा सेट इस तरह का आ जाता है कि उसने 7 घंटे पढ़ा भी है और 60 घंटे वो खेला भी है, तो ये तो घंटे हमारे पास 14 हो जाते हैं जाके 12 हमारे, जबकि हमने गिवन तो 12 दिए हुए हैं। मतलब कि हम 12 से आगे जा ही नहीं सकते, हमारे पास घंटे हैं ही 12 सिर्फ। तो जब इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है, मॉडल को इस तरह के पॉइंट्स पे, तो वो लॉजिकल रीजनिंग कोई नहीं बन रही, टोटल घंटे 12 है तो वो 7 घंटे खेल के 7 घंटे पढ़ ही नहीं सकता। डाटा पॉइंट्स हमारे पास जाके कभी इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास एरर में काउंट होते हैं, उनको वो एनालाइज ही नहीं करता, उस पर डाटा को ना, पूरे रो को वो छोड़ जाता है। मॉडल उस पर ट्रेन ही नहीं करता खुद को। मल्टीपल रिग्रेशन पर्टिकुलरली, अगर लीनियर रिग्रेशन यूज करें ना, उसने तो ट्रेन हो जाना है इस पे, लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन होगा वो इस पे वर्क नहीं करेगा। वो हमारे पास अगर रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग नहीं बन रही, उनका आपस में रिलेशन नहीं बन रहा, तो मल्टीपल रिग्रेशन उस प्रॉब्लम को छोड़ देगा। तो ये असल में ये वो वैल्यू थी, ये एरर है, ये मॉडल ऑटोमेटिकली खुद ऐड करता है आपस में। जितनी वो वैल्यूज छोड़ता है उसके अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज ऐड करता है, ताकि प्रिडिक्शन में कम से कम इफेक्ट पड़े हमारे पास। गॉट माई पॉइंट? जी yes, sir. सर। सर ये समझिए कि मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन मतलब ये मल्टीपल भी है लिनियर भी है। मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन असल में इसको जो बोलते हैं ना, ये दोनों तरह से बोला जाता है। असल में हमारे पास जो है ना, ये लीनियर रिग्रेशन ही यूज करना है हमने, करना लीनियर रिग्रेशन ही यूज है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करने हैं हमने, मल्टीपल्स यूज करने हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मॉडल हमारे पास लीनियर रिग्रेशन ही होगा। ओके सर ये थोड़ा काइंडली फॉर्मूला मुझे बता दें, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है। ये B0 + B1 फिर नहीं ये मल्टीप्लाई कर सिंपल रहे हैं वही हम उसको X1 है, से। ये नो नो नो, ये सिंपल वही है हमारे पास। बी नॉट हमारे पास वही कांस्टेंट वाली वैल्यू थी जो इंटरसेक्ट लिया था हमने। ये मुख्तलिफ वैल्यूज में आपको मिल जाएगा, फॉर्मूलाज ना मुख्तलिफ शेप से मिल जाएगा। ये y इज इक्वल टू, ये बी नॉट इसमें असल में प्रेजेंट करा है हमारे पास c को, c, और b1 क्या है हमारे पास x, m आ जाता है, और फिर x1। सिमिलरली इसी तरह प्लस b2, b सेम ही रहना है हमारे पास, मतलब कि b हमारे पास स्लोप होता है, b से मुराद m है, स्लोप हमारे पास उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, mx2। अगर उसका रिलेशन अच्छा आपस में सर अच्छे आई से गॉट रिलेशन योर बन पॉइंट, वो स्लोप वाला इंटरैक्ट वो जो वो आगे समझ वो वाला फॉर्मूला है ये, मतलब जी जस्ट वैल्यू चेंज है, बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है। जी बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें ना एक चीज का हमारे पास डिफरेंस आएगा। वो चीज हमारे पास ये है कि डाटा सेट हमारा चेंज करेगा दोनों की स्लोप को। एम हमारे पास दोनों का कांस्टेंट नहीं होगा मल्टीपल रिग्रेशन में, जबकि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एम एक ही होता था, एक ही स्लोप थी हमारे पास। मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास मल्टीपल स्लोप्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एक्स वैल्यू। बिकॉज एक्स वैल्यू में इंडिपेंडेंट ज्यादा है। नो 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 नो, अकॉर्डिंग x1 चेंज हुआ, उसके साथ वाली स्लोप भी चेंज होगी। x1 का जो डाटा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्लोप आएगी, x2 का डाटा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्लोप आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ, मींस इंडिविजुअली इनको ट्रीट करेंगे सबको। इंडिविजुअली ट्रीट करके ना बाद में इनको ऐड किया हुआ है, मतलब मॉडल के लिए ये वैल्यूज एक ही हैं, लेकिन अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें ना डीप जाके, तो ये दो सेपरेट चीजें हैं हमारे पास। बेशक एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन हम्म। इनका जो इनकी जो वैल्यूज थी वो एक दूसरे से डिफरेंट है, अल्टर्स हैं एक दूसरे से।
ओके सर। और किसी पॉइंट पे आके ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे की बिल्कुल अल्टरनेटिव हो जाती है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा बिल्कुल डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन उस साइड पे जाके हमारा मॉडल कांस्टेंट रह जाता है, मतलब कि वैल्यूशन में कांस्टेंट देगा वो। ये आपने जैसे, ये इसकी एग्जांपल अगर फिजिक्स की एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोगों को इश्यू तो नहीं होगा? सर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी फिजिक्स, मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ी है सर। मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाए। नहीं, अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये मैथ फॉर्मूला सही पढ़ा है, होगा, मैं बी इज भी इक्वल आपके टू आई साथ आर। हूँ। तो सर कौन सा सिंपल वे फॉर्मूला? पे लेके चले, मेरा तो मैथ भी वीक है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपका ये हो जाएगा सेट, पहले मुझे भी और मुश्किल लगता था लेकिन प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। सर मैंने आपसे एक चीज़ ये पूछनी थी कि सर ये मैथ के फॉर्मूले याद रखने ज़रूरी तो नहीं है मशीन लर्निंग में, कि क्योंकि सर वो या ज़रूरी है? असल में अगर आप लोग वर्क करना चाह रहे हैं ना कि इस पे मशीन लर्निंग पे वर्क करना है आप लोगों ने, तो एक चीज याद रखना कि आप जब कंपनी में बैठे होंगे ना, तो आपको मॉडल ट्रेन करना आ जाएगा, आप हेल्प लेके यहाँ से वहां से कर लेंगे, लेकिन उस कंपनी जी में जाने के लिए जो चीज आपको रिक्वायर होगी वो इसके पीछे की मैथ होगी, इसके पीछे का लॉजिक होगा कि हर चीज क्या है, वो आपसे पूछेंगे, यही नहीं पूछेंगे कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं, आप उन्हें कह देंगे कैस्केलेन से हमने मॉडल इंपोर्ट किया, उसको ट्रेन कर लिया। वो जी। पूछेंगे इस चीज से वर्किंग क्या हो रही है हमारे पास, इसमें स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, ये सारी चीजें वो पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछेंगे मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं। तो अगर सर आप ये अपने तो को जी, जी सर ये तो फिर बहुत डिटेल में मैथ भी पढ़ने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है? तो यही चीज है ना, अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको 60% तो स्टेटिक्स आपकी यूज होती है। कोडिंग कितनी मुश्किल है, ये हर एक मॉडल ना हमारे पास ये सेम है, इसमें सिंपल जहाँ लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया वहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करके यही प्रॉब्लम हम कर सकते हैं सॉल्व उसी से। जी। मतलब कि इस तरह आपने एक दो मॉडल पर ट्रेन करना सीख लिया तो आपकी ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग हो गई है कंप्लीट, सिर्फ मॉडल नेम चेंज होने, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होनी, और कोई चीज चेंज नहीं होनी। लेकिन आपके जो कंसेप्ट है वो वो मैटर करते हैं, आपने जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है उन्होंने आपसे कंसेप्ट पूछना है, आपके क्या कंसेप्ट है, आपके कितने हद तक आपको आता है। तो सर इसका मीनिंग ये है चीज मैथ की नहीं आती है, क्लासें मैं शुरू सीख करें लूँ। हम? नहीं, असल में जो इसमें मशीन लर्निंग में यूज होती है ना, अगर आप लोग ये कर लें तो वेल एंड गुड है, उसके बगैर भी आपकी डाटा साइंटिस्ट तो हो जाएंगे, लेकिन अगर जॉब के लिए जाएंगे ना तो वहाँ आपको डिफिकल्टी आएगी फिर। गूगल वगैरह में नहीं ऐसे जॉब पूछते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, सेपरेट है कि आपका वो लॉजिक होना। आवाज मेरे एंड पे कट रही है या सबको नहीं आ रही? यहाँ पे भी आवाज़ कट गई थी। ड्रॉप हो गई है सर की वॉइस। जी। ओके, अब सही भी है। जी सर, आ रही यस है सर। आवाज़। ओके, मैं कह रहा था कि अगर आप गूगल वगैरह में जा रहे हैं ना तो उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहले से, उसमें इस तरह की आपसे ना, जब आप डाटा साइंस का भी उसमें देने जाएंगे ना इंटरव्यू, तो वो आपसे इसकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपसे डीएसए टाइप क्वेश्चन करेंगे या उसके डिजाइनिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे। उसके इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, वो ये काम आपको खुद सिखा देंगे अगर आपकी लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे लो लेवल पे थोड़ा जॉब जाते हैं ना इंटरव्यू देने, तो वो आपसे अगर डाटा साइंस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसके मतलब इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे आपसे। क्वेश्चन यही बेसिक रहते हैं कि स्लोप क्या, इंटरसेक्ट क्या है, ये नहीं कि कोई बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपको कहते हैं कि मैथ की इक्वेशन हमें सॉल्व करके दिखाएं, तो आपको कह देते हैं कि ये इक्वेशन थी एक, इसमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट करी और ये हमने किस तरह फाइंड की थी, सिंपल। तो फिर इसके लिए सिंपल ये है ना कि हमें इक्वेशन का पता हो कि बेसिकली है क्या, तो फिर उसी को फिर ही हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। जी जी हम्म। बिल्कुल याद ऐसे। हो, याद करनी पड़ेगी। तो जी करनी तो पड़ेगी ना आपको। मिस आयशा, अब एक मैथ की क्लास शुरू करनी चाहिए। मैं तो मैथ में वैसे जीरो हूँ। अलजबरा जबरन पढ़ा था। मैं मैं भी आपके साथ हूँ, फिक्र नहीं करें। नहीं नहीं, इसमें कोई मसला नहीं, असल में मेरा खुद जो बैकग्राउंड है मेडिकल का है, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आ जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की, या आ जाएगी मैथ। मैंने ट्वेल्थ तक मैथ पढ़ी नहीं थी, मतलब कि मैट्रिक में कहीं मैथ पढ़ी थी, उसके बाद एफएस में बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ी, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है तो फिर सीखना पड़ना है आपको, अगर जरूरत है वाकई तो। यस सर। आप में सर से कोई अभी और आपने ये लगे? फॉर्मूला जी देखा है सर, ये सर ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, ये आई करंट है, आर रेजिस्टेंस, और वी पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू आई आर, ये वही है। जी जी, यही मैं बताना चाह रहा था असल में। इसमें भी लीनियर रिग्रेशन हमारे पास यूज होता है, जैसे जैसे हमारे पास v इंक्रीज होगा, ये वैसे बताता हूँ, अगर आपको लग गई है समझ तो ठीक है। वरना फिर इस फॉर्मूला को जाने थे, मैं बस रिलेशन बताना चाह रहा था। आर हमने कांस्टेंट किया हुआ है ना, तो जैसे जैसे हमारे पास v इंक्रीज होगा हमारे पास करंट इंक्रीज होगा,
वी डिक्रीज होगा तो हमारे पास करंट डिक्रीज होगा। ये इसका रिलेशन था आपस में, वी और आई का रिलेशन है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंगली वी और आर का रिलेशन आप लोगों ने चेक करना है मतलब आई और आर का रिलेशन आपस में चेक करना है। जैसे जैसे आई इंक्रीज होगा, आई आर हमारे पास डिक्रीज होगा। आई इंक्रीज हो रहा है, आर आर डिक्रीज डिक्रीज होगा, तो वी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। मतलब कि पहले हमारे पास करंट था 2 और आर थी हमारे पास 3। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आई थी, वी की वैल्यू थी हमारे पास 6। अब आई इंक्रीज होके 3 हो गया है, तो आर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होके 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज सेम ही रहेगा हमारे पास। ये असल में ये रिलेशन बताना चाह रहा था कि ये किस तरह वर्क करता है। बाजू का ये होता है कि ये वैल्यू एज अ होल इंक्रीज हो रही होती है, ये डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन एज अ होल वाई पे सेम इफेक्ट होता है, वाई चेंज नहीं होता हमारे पास। ये डिपेंडिंग अपॉन आवर डाटा सेट। बस ये एक रिलेशन बताना चाह रहा था मैं, और कुछ नहीं ज्यादा। इतना कम्प्लेक्स भी नहीं है ये, आई थिंक सो ये आप लोगों को हो गया होगा क्लियर। ये सिर्फ वो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्योंकि सर मुझे हमें लगता है कि अच्छा खासा हम पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो बस फिर। अच्छा अच्छा, ये चीज जो थी ना हमारे पास एम एक्स था, ये एक चीज मैं चाहते थे एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करता जाऊँ। एम एक्स जो हम ले रहे थे ना, इसमें हमने एम को क्या कहा था, हमारे पास ना स्लोप ली थी हमने एम का स्लोप कहा था। अब एम इसमें ना सिर्फ स्लोप है, बल्कि हमारे पास एक कोफिशिएंट भी है। कोफिशिएंट का कंसेप्ट होता है मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास। वैसे ओवरऑल मशीन लर्निंग में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली मल्टीपल रिग्रेशन में आप इसको ना स्लोप की बजाय कोफिशिएंट कहते हैं। स्लोप भी सही है, इसके गलत नहीं है, लेकिन एम इसमें हमारे पास हम ना कोफिशिएंट का वर्ड यूज करेंगे जो ज्यादा बेहतर है। एम हमारे पास इसका कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है कि मैं इसी ग्राफ से ना आपको बताता हूँ। ये चीज देखना कि एक डाटा पॉइंट हमारे पास इस जगह पे है, एक इस जगह पे है, बी एक्स के लोग। अब हमने इसका रिलेशन बनाना है आपस में। ये वैल्यू लाइन आएगी सीधी, ये हमारे पास इसको प्रेजेंट करिए कि हमारा जो जो लाइन है, मतलब कि बेस्ट फिट लाइन है, ये कितनी स्टीप है, इसका कोफिशिएंट कितना है। मतलब कि जितना इसका कोफिशिएंट कम होगा उतनी ये नीचे की तरफ एक्स की तरफ ड्रैग होती जाएगी। कोफिशिएंट कम है तो ये लाइन इस तरह आती जाएगी। कोफिशिएंट ज्यादा है तो सेम यही पर्टिकुलर लाइन ये ऊपर की तरफ जाती जाएगी हमारे पास। और जैसे जैसे जाती जाएगी कि हमारे पास ये एंगल इसका चेंज होता जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, एनोटेशन बंद हो गई। ये चीज मतलब कि अब एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, अब एक पॉइंट यहाँ पे है, तो उसकी स्टीपनेस पे फर्क पड़ा ना यहाँ पे। जब हम इसका एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ रिलेशन ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, ये ज्यादा स्टीप हो गया ये वाला हिस्सा इसके मुकाबले में। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 का एंगल बनता जा रहा है और ये स्टीप होता जा रहा है हमारे पास ये वाला हिस्सा। तो ये असल में ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, हमारे कोफिशिएंट पे, एम पे। एम को हम स्लोप भी कहते हैं हमारी, और उसको क्या कहते हैं कोफिशिएंट भी होगा हमारे पास, उसको कोफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। अब इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास जो विजुअलाइजेशन में हम ग्राफ बनाएंगे ना वो कितना स्टीप होगा। तो लेकिन जब ये विजुअलाइजेशन करेंगे ना उधर भी आपको कंफर्म होगा जब इसका आप एक दफा ग्राफ देखेंगे। सर इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ये आपके डेटा सेट पर डिपेंड करता है, अगर आपका डाटा सेट किस तरह का है, मतलब कि आपके एक्स और वाई में रिलेशन क्या आ रहा है। ये आपके डाटा सेट पर डिपेंड करता है ना कि किस तरह आ रहा है आपका रिलेशन। इसलिए डाटा सेट के अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें बेस्ट है। ओके सर। तो आज के लिए फिर इतना बहुत है, करते हैं जाते जाते मैं आपको एक एग्जांपल दिखा जाता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन की ना, इसके मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से ना, जिसमें विजुअलाइजेशन भी की हुई है। Let me see। अब कल के लिए आप लोगों ने करना है कि सी बॉन्ड का एक आइडिया लेके आना है किस तरह वर्क करता है। होप्स हो कि कल ही हम सी बॉन्ड का कर लें, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में पेंडिंग करना पड़ेगा इसका काम। ये था असल में हमारे पास ये सी बॉन्ड का सिर्फ इतनी सी कमांड थी प्रिडिक्शन करने के बाद ना, सिंपल इतना सा सी बॉन्ड का हमारे पास यूज होता है। इतने की कमांड थी जैसे हमने ना विजुअलाइजेशन की थी। इसका मैं डेटा सेट दिखाता हूँ, जैसे हमने जो हमने कल वर्क करना है ना वो इस पे था। ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन, आप लोग इसको भी एक दफा देख के आना। इसमें ये था हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, उनका रिलेशन आपस में कुछ ना कुछ बन रहा होता है। 1 2 और फिर वाई प्रिडिक्ट करता है 3 6 7, और वाई प्रिडिक्ट करेगा 8 11 12, वाई प्रिडिक्ट करेगा 10। तो इसका सिंपली आपको मैं ग्राफ दिखा देता हूँ कि किस तरह बनता है इसका ग्राफ। विजुअलाइजेशन करने के बाद ना इसका ग्राफ
किस तरह की शेप आती है, ये आती है हमारे पास इसकी ना शेप। इसमें आपने देखा होगा कि हमने डाटा सेट हमारे ना लीनियर था, दोनों लीनियर आ रहे थे, क्योंकि हमने जो पहले लिया था ना X1 लिया था, वो था 1 6 11 16 इस तरह, और M2 था हमारे पास 2 7 12 17। तो मतलब कि एक रिलेशन में था, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा था हमारे पास, वैसे वैसे ही X2 भी इंक्रीज हो रहा था। X1 भी एक खास रेंज में इंक्रीज हो रहा था 5 5 के डिफरेंस के साथ, X2 भी 5 5 के डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रहा था हमारे पास। ये हम कल करेंगे, तो उसके लिए इन दोनों की स्लोप सेम आ गई। लेकिन जब हमारे पास डाटा सेट चेंज होगा तो इनकी स्लोप भी चेंज होगी। हमारे पास ये वाली जो स्लोप है, ये हमारे पास चेंज होती जाएगी। ये असल में ये इसकी स्लोप है, ये कितना स्टीप बन रहा है या कितना स्टीप है। ये स्टीपनेस चेक करते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के दरमियान एंगल बना के कि कितना स्टीप आ जाता है। ये सिंपली ये मल्टीपल रिग्रेशन था। लीनियर रिग्रेशन में सिंपली एक बेस्ट फिट लाइन होती है, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में डबल बेस्ट फिट लाइन लेते हैं। लेकिन वाई प्रिडिक्ट एक ही करेगा, इनको एज अ होल एक लेगा। जैसे कि ऐसे आप समझ लें कि एवरेज ऐसे लेते हैं, इनकी एज अ होल एक वैल्यू लेगा और उससे हमारी प्रिडिक्शन करेगा वाई, सेपरेट नहीं लेगा। गॉट माय पॉइंट? बस आप लोग ये देख के आना, अभी वैसे ये कम्प्लेक्स होगा, अभी इसकी समझ आपको इतनी खास लगेगी भी नहीं, मुझे लग रहा है जैसे। लेकिन आप लोग ये देख के आना एक दफा, आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। सर आज वाला कोड और वो स्लाइड्स मिल सकती हैं हमें स्लैक पे? जी जी, मैं कर देता हूँ सेंड उस चलो, थैंक यू सर। पर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर उसामा, ओके आपके देन, आने का थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक वेलकम। केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज।